कभी सोचा है कि एक हाथी हमेशा एक हाथी को ही जन्म क्यों देता है, या आम के बीज से आम का ही पौधा क्यों उगता है, कोई और क्यों नहीं? बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि बच्चे अपने माता पिता की तरह तो दिखते हैं, पर हूबहू उनकी कॉपी क्यों नहीं होते? हाँ, और भाई बहन एक ही माँ बाप की संतान होकर भी कभी-कभी इतने अलग कैसे हो सकते हैं? ये जो समानताएं और विभिन्नताएं हैं, इसी की पहेली को हम विरासत यानी इनहेरिटेंस कहते हैं। आज हम इसी पहेली की तह तक जाएंगे। हम जीव विज्ञान की उस शाखा की गहराई में उतरेंगे जो इन सभी सवालों का जवाब देती है, आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स। और ये कहानी बहुत पुरानी है। आपको पता है, हमारे पूर्वज लगभग 8000 से 1000 ईसा पूर्व ये तो जानते थे कि यौन प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से विभिन्नताएं आती हैं। अच्छा। मतलब उन्हें इसका अंदाजा था। हाँ, और उन्होंने इसका इस्तेमाल भी किया, अपनी पसंद की नस्लें विकसित की। जैसे पंजाब की मशहूर साहिवाल गायें, एग्जैक्टली उन्हें जंगली गायों से चुन चुन कर सिलेक्टिव ब्रीडिंग से बनाया गया था। मतलब लोगों को कैसे करना ये पता था, पर इसके पीछे का क्यों और वैज्ञानिक आधार एक रहस्य था। और इसी रहस्य पर से पर्दा उठाया एक शख्स ने। तो कहानी असल में शुरू होती है ऑस्ट्रिया के एक मठ के बगीचे से। हाँ, ग्रेगर मेंडल के साथ। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। यहाँ ग्रेगर मेंडल की एंट्री होती है, एक साधु और वैज्ञानिक जिन्होंने बगीचे में उगने वाले मटर के पौधों पर कुछ ऐसे प्रयोग किए जो उस वक्त किसी ने सोचे भी नहीं थे। उन्होंने जो किया वो उस समय के लिए क्रांतिकारी था। पहली बार किसी ने जीव विज्ञान की समस्याओं को समझने के लिए बड़े पैमाने पर गणित और सांख्यिकी का इस्तेमाल किया था। मतलब उन्होंने बायोलॉजी को मैथ से जोड़ दिया। हाँ, उन्होंने जीव विज्ञान को एक अंदाजे के विज्ञान से निकालकर आंकड़ों पर आधारित विज्ञान बना दिया। पर मटर के पौधे ही क्यों, कोई और पौधा क्यों नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल है, और मटर के पौधे चुनना ही उनकी सबसे बड़ी स्मार्टनेस थी। ये पौधे जल्दी बड़े हो जाते हैं, एक ही पीढ़ी में ढेरों बीज देते हैं, और उनमें सेल्फ पॉलिनेशन भी आसानी से हो सकता है ना? बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, उनमें कई ऐसे लक्षण थे जो बिल्कुल साफ साफ दिखते थे, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, जैसे कि मतलब पौधे में ऐसा क्या क्या अलग हो सकता है? उसकी लंबाई शायद? हाँ, लंबाई एक थी, या तो पौधा लंबा होगा या बौना, बीच का कुछ नहीं। इसके अलावा उन्होंने फूल का रंग देखा, बैंगनी या सफेद, बीज का आकार गोल या झुर्रीदार, सही, और बीज का रंग पीला या हरा। ऐसे उन्होंने कुल 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया। और यहाँ से कहानी असल में दिलचस्प होनी शुरू होती है। हाँ, जब मेंडल ने एक लंबे और एक बौने पौधे का क्रॉस कराया, हाँ, तो पहली पीढ़ी में F1 पीढ़ी में, हाँ, हाँ, F1 पीढ़ी में सारे के सारे पौधे लंबे थे, बौनापन जैसे हवा में गायब हो गया। बिल्कुल। ये पहला चौंकाने वाला सुराग था। उस समय की सोच के हिसाब से तो दोनों की लंबाई का कुछ मिश्रण होना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। एक गुण दूसरे पे पूरी तरह हावी हो गया। तो मतलब बौनेपन वाला गुण हमेशा के लिए खत्म हो गया? नहीं, यही तो असली ट्विस्ट है। अच्छा, जब मेंडल ने इन F1 पीढ़ी के लंबे पौधों का आपस में परागण कराया, तो दूसरी पीढ़ी F2 में बौने पौधे वापस आ गए। अरे वाह! तो मतलब बौनेपन वाला गुण गायब नहीं हुआ था, बस छिप गया था। एग्जैक्टली। और सिर्फ वापस ही नहीं आए, बल्कि एक खास अनुपात में आए। हर 3 लंबे पौधों के लिए लगभग एक बौना पौधा था। ये 3.1 का अनुपात। 3:1? ये अनुपात इतना सटीक कैसे हो सकता है? प्रकृति में चीजें इतनी इसी पैटर्न को देखकर मेंडल ने अंदाजा लगाया कि विरासत कोई तरल पदार्थ की तरह घुलने मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये कारकों यानी फैक्टर्स के रूप में होती है, जिन्हें आज हम जीन कहते हैं। ये कारक पीढ़ी दर पीढ़ी बिना बदले आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने इसे समझाया कैसे? यहाँ पर उन्होंने कुछ जरूरी आइडियाज दिए, है ना? हाँ, उन्होंने कुछ फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स दिए। पहला था प्रभावी, डोमिनेंट और अप्रभावी रिसेसिव का। जो लक्षण F1 पीढ़ी में दिखा, जैसे लंबापन, वो प्रभावी है। और जो छिप गया, जैसे बौनापन, वो अप्रभावी है। बिल्कुल। ठीक है, ये समझ आया। पर वो जो अंदरूनी बनावट है, जो दिख नहीं रही, उसे क्या कहेंगे? यहीं पर उनका दूसरा बड़ा आइडिया आता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप के बीच का अंतर। ओके, जीनोटाइप और फिनोटाइप। इसको ऐसे समझिए, जीनोटाइप मतलब पौधे की असली रेसिपी है, जो उसके जीन्स में लिखी है, और फिनोटाइप वो केक है जो उस रेसिपी से बनकर बाहर दिखता है। बढ़िया एनालॉजी है। तो F1 पीढ़ी के सभी लंबे पौधों का फिनोटाइप तो लंबा था, पर उनका जीनोटाइप मिक्स था। बिल्कुल सही। एक लंबेपन की रेसिपी और एक बौनेपन की। और इसी से जुड़ा एक और आइडिया है, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी।
होमो और हेट्रोजाइगस। हाँ, जब रेसिपी की दोनों कॉपी एक जैसी हों, मान लीजिए टीटी या टीटी, तो वो समयुग्मजी है। और जब रेसिपी में दोनों अलग-अलग निर्देश हों, जैसे टीटी, तो वो विषमयुग्मजी है। ठीक है, तो प्रभाविता का नियम ये समझाता है कि F1 पीढ़ी में एक लक्षण क्यों छिप जाता है। लेकिन मेरे दिमाग में जो असली सवाल है वो ये है कि वो छिपा हुआ लक्षण F2 पीढ़ी में वापस कैसे आ जाता है। अच्छा, इस जादू के पीछे मेंडल का दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण नियम है, विसंयोजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये कहता है कि जब कोई जीव अपने युग्मक यानी स्पर्म या एग बनाता है तो जीन की ये दोनों कॉपी मतलब टीटी एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। अच्छा, आधी कोशिकाओं को टी मिलता है और आधी को टी। ये आपस में कभी घुलते मिलते नहीं। इसीलिए F2 पीढ़ी में बौनापन फिर से प्रकट हो सका, क्योंकि जब दो स्मॉल टी वाले युग्मक संयोग से मिल गए तो टीटी रेसिपी वाला बौना पौधा बन गया। वाह, ये तो बहुत ही एलिगेंट एक्सप्लेनेशन है। है ना? लेकिन मेंडल यही नहीं रुके।